All right, so moving ahead with next example, example 8.19. A parallel plate air capacitor has a capacitance of 3 into 10 power minus 9 farad. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter fills the space between the plates. The potential difference between the plates is maintained constant at 400 volt. What is the change in energy of the capacitor if the slab is removed? Okay. So what is given to you is, first of all, आपको कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर दिया है, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं बताया होता है, आपको सिर्फ बोला है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, बोला है एयर कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर is 3 into 10 power minus 9 farad, 3 नैनो फैरड है मतलब. ओके, इस एयर कैपेसिटर के अंदर अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, थिकनेस ऑफ द स्लैब मतलब T इज 3 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीटली फिल कर रहा है स्पेस को, मतलब T इज इक्वल टू D. इफ यू रिमेंबर, हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी 3 नैनो फैरड का है, 3 into 10 power minus 9 फैरड का कैपेसिटी है. ओके, सो जब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इट फिल्स द स्पेस कंप्लीटली. So it's something like this. So this dielectric slab, thickness of this dielectric slab is equal to distance between the two plates. So as you can see here, T thickness is equal to distance between the two plates D. Okay, right. Okay, potential difference between the two plates is maintained at 400 volt. The potential difference between two plates of capacitor is maintained at 400 volts. What is the change in the energy of the capacitor if the slab is removed? तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है चेंज इन एनर्जी. ओके, तो डेल्टा U या फिर डेल्टा E, जैसे भी डिनोट करो आप, तो चेंज इन एनर्जी फाइंड करना है. Which formula you will be using? It is simple. You should know that energy stored in a capacitor is half CV square. तो एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर, बस ये पता होना चाहिए. तो केस नंबर 1, एनर्जी स्टोर्ड इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब एयर था तब. ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विथ एयर, जब एयर है दोनों प्लेट्स के बीच में, तब एनर्जी स्टोर्ड क्या है, तो लेट अस डिनोट इट बाय EA इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज हाफ CV स्क्वायर. और कैपेसिटेंस की वैल्यू इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज गिवन टू यू. तो यहाँ पे से भी याद रखना दैट यू हैव टू यूज C air हियर, तो हाफ C air V स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू 1/2. द वैल्यू ऑफ C air is 3 into 10 power minus 9 farad. V is 400. 400 का स्क्वायर 16 into 10 power 4. 400 is 4 into 100, उसका स्क्वायर 16 into 10 power 4 ऐसा आएगा. 1 जा 8 जा 8 सीधा 24 into 10 power minus 5. minus 9 plus 4 is minus 5 जूल. तो इतना आपको मिल गया energy stored in the capacitor in presence of air. Similarly, energy stored in the capacitor with dielectric slab निकाल सकते हो. Similarly, what you can say is energy stored in the capacitor with dielectric slab, and you already know in this case सिर्फ आपको कैपेसिटेंस चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही बोला है उन्होंने. तो व्हाट विल हैपन इज इन दिस केस
you will have energy in presence of dielectric slab ED as half CD, capacitance in presence of dielectric V square. And as you know, capacitance in presence of dielectric, अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था, it is dielectric constant multiplied by C air. तो जब आप एयर की जगह पे एक डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो, तो उस केस में कैपेसिटेंस हो जाता है K टाइम्स ऑफ C एयर. तो दिस इज ऑलरेडी यू नो दिस थिंग, ये हमने लास्ट 2 सेशन में हमने देखा है ये. सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ED इज हाफ. K की वैल्यू 3 दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, K की वैल्यू 3 दी है. यस, K की वैल्यू 3 दी है. तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, what I can do is मैं यहाँ पे सिर्फ K को अलग से लिख देता हूँ, and this will become C air V square. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हमने फाइंड करके रखा है. If you see, तो कैलकुलेशंस का टाइम बचाने के लिए ये भी आपको ध्यान देना होता है कि देखो हाफ C air V square हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है. तो K की वैल्यू 3 और ये आपके पास आया 24 into 10 power minus 5. 24 3 is 72. तो 72 into 10 power minus 5 joule. This is energy stored in presence of dielectric slab. हमको क्वेश्चन क्या पूछा था? हमको पूछा था what is the change in energy of the capacitor if the slab is removed. So change in energy if the slab is removed is delta E, which is energy in presence of dielectric slab minus energy in presence of air, right? तो बस इतना दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि चेंज इन एनर्जी पूछा है. चेंज इन एनर्जी इज एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब माइनस एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो ये आ जाएगा आपका 72 into 10 power minus 5 minus 24 into 10 power minus 5. Of course, this is in joules. So this is 48 into 10 power minus 5 joules. आप चाहो तो इसको माइक्रो जूल में लिख सकते हो. तो what you have to do is just 4.8 या फिर 480. ठीक है, it's okay if you don't want to write it in millijoule, microjoule. 48 into 10 power minus 5 joule is the change in the energy. Okay, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. तो what you need to know is basic formulas. आपको पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर बोला है जिसका कैपेसिटी 3 into 10 power minus 9 है, मतलब C एयर आपको दिया है. फिर आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, आपको थिकनेस दिया है और बोला है कि ये जो स्लैब है ये कंप्लीटली फिल करता है. तो कंप्लीटली फिल करता है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज दिस वन. ओके, फिर दोनों ही केस में आप एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. तो व्हाट आई डू इज आई मेंशन दिस फॉर्मूला हियर. कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम इज K टाइम्स ऑफ C एयर. ये दो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. दैट्स इट. So this is how you are supposed to solve this particular question. Okay, good. Now let us move to a very interesting topic. This is last but one topic of theory topic of electrostatics, Van de Graaff generator. आपका एक टॉपिक और है थियरी में, that is displacement current. वो मैं बाद में लूंगा. So let's first look at Van de Graaff generator, very interesting thing. Okay, तो by the way, सबसे पहले कि ये Van de Graaff generator यूज कहाँ पे होता है, this is important. तो ये जो है ये Van de Graaff generator, it is used when you want to generate very high potential difference. आपको जब बहुत हाई मतलब कितना हाई, मिलियंस ऑफ वोल्ट. अगर आपको मान लो मुझे 10 पावर 6 वोल्ट, मुझे इतना ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, मिलियंस ऑफ वोल्ट, आई मे वांट टू हैव 10 पावर 7 वोल्ट. सो सच अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस. आपके घर में सप्लाई 220 वोल्ट का आता है, मतलब 10 पावर 2. सो यू गेट पोटेंशियल, आई मीन 10 पावर 2 वोल्ट्स. अगर हमको वेरी हाई पोटेंशियल जनरेट करना है तो वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज होता है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हाई पोटेंशियल हमको जनरेट करना ही क्यों है? तो इफ यू नो दैट यू मे वांट टू, आपको पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे ड्यूट्रॉन हो गया, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम का न्यूक्लियस। आपको पता है हेलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको आयोनाइज कर देता हूँ, मतलब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा? एक न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि 2 प्रोटॉन है। तो अगर हमको अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमको हाई स्पीड पे लेके जाना है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज, मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। मैंने अगर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट से दूर जाएगा, रिपेल होगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो व्हेन इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट, इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज एक्सिलरेटिंग, उसका स्पीड बढ़ रहा है, राइट? तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। इन दोनों प्लेट्स में कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो चार्ज है उसका स्पीड कितना होगा, राइट? करेक्ट। So in some experiment you need very high energy particles, मतलब highly moving with high speed moving particles। तो आपको बहुत हाई स्पीड पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको म्यूटेशन करना है। व्हाट इज म्यूटेशन? व्हाट हैपेंस इन म्यूटेशन? आपको पता है किसी भी एलिमेंट में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन and helium? What is difference between helium and lithium? तो किसी भी एलिमेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन शॉर्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, यही डिफरेंस है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। तो डिफरेंस सिर्फ यही है। तो अब मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ओके? ये सम एलिमेंट X है मान लो। मुझे X एलिमेंट को Y में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है मतलब मुझे यहां से हो सकता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नॉकआउट करना है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नॉकआउट करना है। जैसे आपने देखा है कि हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से नॉकआउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय हिटिंग फोटॉन। लाइट इस पे अगर आप मारोगे, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के फ्री हो सकता है, राइट? सो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे ही हमको न्यूक्लियस में से हमको पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हो सकता है कि हमको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नॉकआउट करना है। प्रॉब्लम यह है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। दे हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी। तो वो लाइट शाइन करने से, अल्ट्रावायलेट लाइट शाइन करने से नॉकआउट नहीं होने वाले, because they have high binding energy, okay? So if I want to convert a nucleus X to a new nucleus Y, मुझे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को वहां से नॉकआउट करना है। नॉकआउट कब होगा? जब मैं हाई एनर्जी पार्टिकल, मान लो अल्फा पार्टिकल, इस पे बम्बार्ड करता हूँ। हाई एनर्जी मतलब हाई वेलोसिटी पार्टिकल जब मैं बम्बार्ड करता हूँ, इसको बोलते हैं म्यूटेशन, आर्टिफिशियल म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशंस भी होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी है, वो आने वाले चैप्टर में आएगा। मतलब when we will be studying structure of atoms and nuclei, उसमें आप देखोगे कि नेचुरली भी कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, वो डीके हो जाते हैं। दैट इज नेचुरल प्रोसेस।
वो अनस्टेबल न्यूक्लियस थे। यहाँ पे हम स्टेबल न्यूक्लियस को म्यूटेट करवा रहे हैं, हम एक न्यूक्लियस को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसके लिए हमको हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए। हाई एनर्जी पार्टिकल हम बम्बार्ड करेंगे, तो बिकॉज ऑफ कोलिजन यहाँ से प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, राइट। अब हाई एनर्जी पार्टिकल मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्पीड पे, तो स्पीड हाई चाहिए। स्पीड हाई चाहिए तो मैंने जैसे बताया कि आपको हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर आपको एक अल्फा पार्टिकल को, पॉजिटिव पार्टिकल को हाई स्पीड पे लेके जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई जनरेट करने के लिए वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज होता है। So this was the basic introduction. Why do you want to have Van de Graaff generator? What is Van de Graaff generator? It is an electrostatic generator that can produce high potential. High मतलब कितना high? Of the order of millions of volts, 10 power 6, 10 power 7 volt, 10 लाख वोल्ट के आसपास वो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का कैपेबिलिटी रखता है। क्यों करना है? क्योंकि हमको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, हमको अल्फा पार्टिकल्स को, उसके बाद प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को हमको हाई एनर्जी देना है, मतलब हाई वेलोसिटी देना है। उसके लिए हमको हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। ये क्यों करना है? क्योंकि हमको एक एलिमेंट पे ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स बम्बार्ड करने हैं, सो दैट वी हैव म्यूटेशन, राइट। गुड। तो लेट्स लुक एट कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। पहले एक बार आप कंस्ट्रक्शन समझ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल and very good technique of producing high potential difference. तो सबसे पहले हमारे पास एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है, HVR, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, और वो उसका एक एंड ग्राउंडेड है, राइट। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हाई वोल्टेज रेक्टिफायर नेगेटिव पॉजिटिव। तो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का काम क्या है? हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का काम है पॉजिटिव चार्जेस को सप्लाई करना। और आप देखोगे हाई वोल्टेज रेक्टिफायर HVR का एक एंड ग्राउंडेड है, लेकिन दूसरा एंड एक कोम मतलब कंघी कैसी होती है अपनी, कोम, वैसा एक कोम है। सो यू सी यू हैव अ कोम, तो ये उसके एजेस है कोम के, राइट। सो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का पॉजिटिव एंड इस कोम को कनेक्टेड है, राइट। अब ये जो कोम है, दिस कोम is touching a belt here. ये actually ऐसा होना चाहिए. This comb is very near to a belt. Something like this. तो ऐसा है। तो ये जो comb C1 है, basically this comb C1 is very near to a belt. कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको। आपको पता होगा इंडस्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होता है। आप प्रोडक्ट को एक जगह पे रख दो, वो बेल्ट उसको दूसरी जगह पे ले जाएगा, राइट। तो वैसा ही है ये। अब होगा क्या? इफ यू लुक, ये जो बेल्ट है, दिस बेल्ट बी, ये जो कन्वेयर बेल्ट है आपका, तो कन्वेयर बेल्ट दो पुलीज के अबाउट फोल्ड किया गया है, राइट। तो पुली P1, ये जो P1 पुली है नीचे, इसको मोटर लगाया है, तो देयर इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा? ये बेल्ट को घुमाते रहेगा। अगर आप एयरपोर्ट्स पे गए हो तो आपने देखा होगा, आपका बैगेज जो होता है वो एक बेल्ट पे रख देते हैं और फिर वो बैग ऐसा घूमता रहता है, फिर आप आपका बैग कलेक्ट कर लेते हो। तो वैसा ही चीज है। तो ये बेल्ट क्या करेगा? ये बेल्ट घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि जो नीचे का पुली P1 है वो इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्टेड है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है HVR का, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का, तो ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ कोम C1, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को, मतलब ये जो कोम C1 है, ये पॉजिटिव चार्ज को बेल्ट पे दे देगा। तो HVR से लिया, कोम ने पॉजिटिव चार्ज बेल्ट को दे दिया, और बेल्ट क्या करेगा? बेल्ट पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लेके जाने का काम करेगा। तो बेल्ट
is taking the positive charge up. तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो यहाँ पे ऊपर एक और कोम है, ये थोड़ा शिफ्टेड है, दिस फिगर इज स्लाइटली इनकरेक्ट बट दैट इज द बेस्ट आई could find on the internet, so I will rectify this diagram, don't worry. So in any case, तो ये जो है यहाँ पे जो कोम C2 है, कोम C2 का काम क्या है, तो कोम C2 भी ये बहुत पास में है इसकी कन्वेयर बेल्ट की, तो कोम C2 क्या करेगा, कोम C2 इस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा और ये कोम C2 पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करके सीधा बाहर ले जाएगा। बाहर कहाँ पे, तो बाहर आपके पास ये एक हेमिस्फेरिकल डोम है, तो यू हैव दिस मेटालिक डोम, ये मेटल का डोम है, तो S इज अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है वो, सेमी सर्कल नहीं है वो, हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा पार्ट है वो। तो कोम C2 का काम क्या है, कोम C2 पॉजिटिव चार्ज को हेमिस्फीयर के बाहर ले जाएगा, राइट, और पॉजिटिव चार्ज हेमिस्फीयर के आउटर सरफेस पे कलेक्ट होने लग जाएंगे, राइट। सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी कलेक्टेड continuously on the outer part of the hemisphere dome S, right? Good. अब ये सोचो, और बाय द वे इस हेमिस्फीयर पे आप जितना चाहे उतना चार्ज डिपॉजिट कर सकते हो, तो यू पुट अ लॉट ऑफ चार्ज हियर। नाउ ये जो C मैंने दिखाया है यहाँ पे, C इज अ कवर, ये कवर क्यों किया हमने, कवर इसलिए किया क्योंकि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कवर नहीं होता, मतलब ये जो पार्ट है दिस कवर, सॉरी, अगर ये कवर नहीं होता तो जो डोम पे जो पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है ये एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में लॉस हो जाता। वी डोंट वांट टू हैव एनी लॉसेस, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कवर कर दिया है बेसिकली, राइट। तो वी पुट अ कवर ओवर हियर, तो ये जो कवर है ये सिर्फ चार्ज का लीकेज नहीं होने देता, इट डजंट अलाउ चार्ज टू गो इनटू सराउंडिंग, राइट। नाउ क्या हुआ, if you see you have a lot of positive charge over here, तो ये हेमिस्फीयर का मतलब डोम का आउटर पार्ट पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ओनली पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज एट अ वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर with respect to a plate here, so it is at a very high potential, high positive potential with respect to ground. अब now what happens is, ये जो आप D देख रहे हो, this D is discharge tube. What is discharge tube? discharge tube का काम क्या है, discharge tube का काम है, मैंने आपको पहले बताया, what will this, why it is required, क्योंकि हमको प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को या अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब डी है, यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो ये जो है ये अल्फा पार्टिकल को या प्रोटॉन्स को इमिट करेगा, मतलब ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, सो दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स, सो इट विल कंटिन्यूअसली इमिट positive charges like proton, like neutron, like alpha particle, right? अब ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, ये भी पॉजिटिव और ऊपर का डोम भी पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट जहां पे रखा है वहां पे टारगेट रख दिया है आपने, मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, हमको इन रियलिटी करना क्या है, हमको एक न्यूक्लियस पे इस हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करना है, तो जहां पे हमारा नेगेटिव प्लेट था उस पे ऊपर ही टारगेट रख दिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ दिस हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दे विल बी रिपेल्ड स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा उसको, तो दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट, and while moving towards target they will gain high amount of kinetic energy क्योंकि potential difference बहुत high है, so when there is this negative plate above which you have
target nucleus, they hit the target nucleus and they knock out some particles from the nucleus, and this is how mutation is achieved. तो ऐसा ये वेन डे ग्राफ जनरेटर वर्क करता है. मैं वापस एक बार बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, एक एक करके समझ लो. सबसे पहले you have to understand what is the idea behind Venn diagram generator. So the idea is that it is an electrostatic generator which is used to produce very high potential of the order of millions of volts. Okay, 10 power 6, 10 power 7. तो 10 लाख वोल्ट के आसपास ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है. क्यों यूज होता है ये? क्योंकि हमको पता है जब हम चार्ज पार्टिकल्स को वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे तो they will gain very high kinetic energy because they will start moving from positive plate of the battery towards negative plate. So when they move from positive to negative, they accelerate, they gain kinetic energy, and they go to very high speeds of the order of 2 into 10 power 6 meter per second. Speed of light होता है around 3 into 10 power 8. तो इतना हो सकता है मतलब. So they gain very high speed. Okay. हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिव पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक न्यूक्लियस में म्यूटेशन चाहिए. म्यूटेशन मतलब दिस इज आर्टिफिशियल म्यूटेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच बम्बार्डमेंट ऑफ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑन न्यूक्लियस. जब आप इस पे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बम्बार्ड करोगे तो सम न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बी नॉक्ड आउट. अगर वो नॉकआउट होंगे तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन गया तो यू नो टाइप चेंजेस. सो इट इज नो मोर द सेम एलिमेंट. एलिमेंट चेंज हो गया, राइट? तो आपको एक पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, या फिर आर्टिफिशियली ऐसा कुछ आपको एलिमेंट बनाना है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? So that is why you need this. Now, how to produce high energy potential difference? So, सबसे पहले potential difference produce करने के लिए charges चाहिए. तो charges के लिए ये HVR, high voltage rectifier, okay, right? High voltage rectifier है यहाँ पे. तो ये negative है, ये positive है. तो negative is connected to ground, okay, right? And positive, this positive is connected to a comb called as C1. तो ये C1 comb पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये comb कन्वेयर बेल्ट के बहुत पास में होता है. मान लो वो जो बेल्ट है, this is my hand is the belt, the comb is very close, extremely close to the belt, so that this positive charges from the comb they go to this belt. तो पॉजिटिव चार्ज कोम C1 से बेल्ट पे गए और बेल्ट जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग है क्योंकि नीचे का जो पुली है P1 ये इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है. तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट होगा तो ये बेल्ट को कंटिन्यूअसली रोटेट करवाएगा. तो बिकॉज द बेल्ट इज रोटेटिंग, दिस बेल्ट विल टेक पॉजिटिव चार्ज अप और यहां से चार्जेस कोम C2 को जाएंगे. कोम C2 क्या करेगा? चार्जेस को कलेक्ट करेगा और सीधा हेमिस्फीयर के बाहर, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है, दिस इज अ कंडक्टिंग डोम, मेटल डोम, वो पॉजिटिव चार्जेस को आउटर सरफेस पे डिपॉजिट करने लग जाएगा. तो ये हो गए चार्जेस आपके डिपॉजिट यहाँ पे. नाउ ये जो स्टैंड है, दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है, राइट? तो जो हेमिस्फेरिकल डोम जिसके ऊपर आपने लगा के रखा है, एक स्टैंड लगेगा ना, वो एयर में तो नहीं हैंग हो सकता ना डोम. तो एस इट इज हेमिस्फेरिकल डोम, इट इज माउंटेड ऑन एन इंसुलेटिंग रॉड. ओके, तो इंसुलेटिंग स्टैंड है वो, राइट? गुड. तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा. आप चाहो उतना चार्ज यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो, राइट? देन हमने इस पूरे के पूरे जनरेटर को एक कवर में डाल दिया. सी, ये जो बाहर का आउटर कवर है, दिस इज आउटर कवर,
सी। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज, वी डोंट वांट दिस चार्जेस टू लीक इन द सराउंडिंग, क्योंकि अगर चार्जेस लीक होने लग गए और तो फिर हाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होगा? हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको डोम के ऊपर ज्यादा चार्ज चाहिए, चार्जेस तो सराउंडिंग में लीक हो रहा है, तो कैसे मिलेगा? तो वो लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको आपने एक कवर लगा दिया। ओके गुड। नाउ अल्टीमेट एम क्या था? अल्टीमेट एम ये था कि हमको एक टारगेट न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करना है इसको। किसको? पॉजिटिव आयंस को। कहाँ है पॉजिटिव आयंस? तो इसलिए हमने यहाँ पे साइड में एक डिस्चार्ज ट्यूब लगा के रखा है। तो यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक रेडियो एक्टिव सोर्स, मोस्टली ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव पार्टिकल बिकॉज दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव पार्टिकल का सोर्स है जो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव पार्टिकल्स को इमिट करता रहेगा। तो ये पॉजिटिव को इमिट करेगा और ऊपर का हेमिस्फेरिकल डोम भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा। तो नीचे एक प्लेट लगा देते हैं जो नेगेटिव है, उसके ऊपर टारगेट को माउंट कर देते हैं हम लोग। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, एज शोन बाय द एरो, दिस पॉजिटिव पार्टिकल्स विल गो डाउन and while going down they will be accelerated to very high velocities, मतलब very high energies, and then they will hit the target. ये target है यहाँ पे, so they will hit the target and then we can produce artificial mutation. So this is how Venn diagram generator works. तो Venn diagram generator ऐसा work करता है। Okay, so Venn diagram generator के बहुत सारे uses हैं, so I will just mention few of them. So let's mention uses. By the way, notes will be all जितना भी इसका theory है, because this is all theory, very simple and interesting theory. I will put that theory in the classroom notes, study material में. So I am not going to write everything now. बहुत ज़्यादा theory है, right? So this is the basic idea. ऐसा construction है, उसमें दो कोम होते हैं, C1 C2, एक हेमिस्फेरिकल डोम होता है S, एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, दो पुली होते हैं P1 P2, एक कन्वेयर बेल्ट है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक आउटर कवर C है। That's it. This is the construction. Okay. Uses. Obviously मैंने बताया आपको, it is used to produce very high potential difference. To produce very high potential difference of the order of millions of volts. तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये यूज होता है, राइट? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्यों यूज करते हैं? टू एक्सेलरेट अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स. सो दिस वेरी हाई potential difference PD is used to accelerate particles like protons, deuterons and alpha particles. Number 3, म्यूटेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको. सो इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके, वेयर यू कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियल म्यूटेशन बाय बम्बार्डिंग दिस हाई एनर्जी पार्टिकल, ओके, ऑन अ टारगेट न्यूक्लियर. तो इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल म्यूटेशन. दिस हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल म्यूटेशन. इट इज आल्सो यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट. तो कैंसर ट्रीटमेंट में आपको पता है कि जो कैंसर का ट्यूमर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्यूमर, ये कैंसर का जो ट्यूमर है, इसको बर्न किया जाता है. बाय द वे, इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस थेरेपी, ओके, तो इस थेरेपी में क्या होता है कि दे बम्बार्ड दिस कैंसर ट्यूमर विथ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, राइट? दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, तो ये भी यूज होता है. सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड. सो such highly energetic beam are bombarded on this tumor, and because of the heat generated, this tumor burns.
तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है बेसिकली, राइट? गुड. सो these are the 4 important uses of Venn diagram generator. So very simple and interesting topic. Good. That's all about Venn diagram generator. So एक टॉपिक छोड़ के, that is displacement current, वो छोड़ के end of electrostatics theory part. Okay, so let's go ahead with few MCQs for today. एक दो MCQs हम लोग सॉल्व कर लेंगे. Question number 1. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज कर दिया और आइसोलेट कर दिया. चार्ज करके we put this in isolation. The effect of increasing the plate separation on charge, potential and capacitance respectively are. तो अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा. तो अगर मैं प्लेट का सेपरेशन बढ़ा रहा हूँ, मतलब डी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो चार्ज पे, पोटेंशियल पे और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन बी हो नहीं सकता. फिर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पूछा है. आपको पता है कैपेसिटेंस C इज A एप्सिलॉन 0 by D. अगर D बढ़ेगा तो C कम होगा, ऑब्वियसली, है ना? If you are increasing the plate separation, D increases, C decreases. Okay, and as you know, C is Q by V, तो V is Q by C. जैसे प्लेट सेपरेशन बढ़ा वैसे कैपेसिटेंस कम हुआ, जैसे कैपेसिटेंस कम हुआ पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ये बढ़ता है, राइट? तो पोटेंशियल इंक्रीजेस, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस डिक्रीजेस. तो कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी, राइट? मैं वापस समझा देता हूं. ये जो पहला क्वेश्चन था, what I will do is let me shift this question over here, let me put this over here. Okay, good enough. So अब you should know कि जैसे ही हमने प्लेट का सेपरेशन बढ़ाया है, you should know some basic formulas, जैसे C is equal to A epsilon 0 by D, V is Q by C. चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ओके, बिकॉज नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड. एक प्लेट पे प्लस क्यू है तो दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू ही इंड्यूस होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. ओके, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब क्योंकि प्लेट का सेपरेशन बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्योंकि कैपेसिटेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा. तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज, सबसे पहले चार्ज पूछा है तो चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन बी तो होगा नहीं. पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी. This is how you are supposed to solve this particular MCQ. Question easy था. Okay, MCQ number 2. A slab of material of dielectric constant K has the same area A as the plates of a parallel plate capacitor and has a thickness 3 by 4D. ये misprint है यहाँ पे. Why? I'll tell you. हमारे पास एक कैपेसिटर है, समथिंग लाइक दिस. इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया.
So you are putting a dielectric slab in between the plates whose thickness T is 3/4 of D. ये D ऊपर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो दिस लुक्स लाइक 3/4 D. नहीं हो सकता. थिकनेस इज लेंथ इज मीटर इक्वल टू 1/मीटर. नहीं हो सकता. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 3/4 ऑफ D है. सो दिस इज नॉट 3/4, दिस इज 3D/4. ओके, गुड. तो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था और स्लैब थिकनेस 3/4 ऑफ D था. The change in the capacitance when the slab is inserted between the plates is. So what is the change in the capacitance? So how do you solve this question? आपको पता है new capacitance C dash is, if you remember, A epsilon 0 upon D minus T plus T by K. ऐसा था. So this is A epsilon 0 upon D minus T. T is 3D/4 plus 3D/4 K. ऐसा आएगा क्योंकि T की जगह पर सिर्फ 3D डाल रहा हूँ मैं. तो C dash equal to, अब ऑप्शंस आप एक बार देख लो. They are in terms of, yes, they are in terms of A epsilon 0 K D. Okay, that is okay, right? तो आप A epsilon 0 upon D नीचे से कॉमन निकाल सकते हो. कॉमन 1 minus 3/4 plus 3/4 K. D कॉमन निकाल लिया. C dash equal to A epsilon 0 by D. 1 minus 3/4 is 1/4. तो ये आ जाएगा आपका 1/4 plus 3/4 K. ओके, तो इसमें से आप what you can do is, just a minute. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर से 4 भी कॉमन निकाल सकते हो. यू कैन टेक आउट 4 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. ओके, यू विल बी लेफ्ट विथ 1 plus 3/K. तो ये आपको मिल जाएगा C dash इक्वल टू, ये 4 ऊपर चले गया, 4A epsilon 0 upon D. 1 plus K/3 is K plus 3/K. So C dash equal to 4A epsilon 0 K D into K plus 3. ऐसा ऑप्शन होना चाहिए. अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो देख लो ऊपर क्या क्या है, 4A epsilon 0 K, नीचे क्या है DK plus 3. ऑप्शन नंबर D. A epsilon 0 4K in the numerator and the denominator D into K plus 3. This is what you have. All right, this is what you get. Okay, so next question number 3. Energy stored in a capacitor and dissipated during charging a capacitor bear a ratio. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर बियर रेशियो 1:1. ये ओरल क्वेश्चन है. तो एनर्जी स्टोर कितना होता है और डिसिपेट कितना होता है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बेसिकली. तो ये थोड़ा क्वेश्चन को रेक्टिफाई करना चाहिए. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. तो ऐसा है कि अगर आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो ड्यूरिंग चार्जिंग, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, राइट, करेक्ट. या फिर अगर आप चाहो तो इसको हाफ Q into V फॉर्म में भी लिख सकते हो. 3 फॉर्म थे, इफ यू रिमेंबर देयर वर 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. सिमिलरली जब आप उस चार्ज कैपेसिटर को, जैसे यहाँ पे है, लेट्स से दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. इस कैपेसिटर को जब आप यूज करोगे, मोबाइल फोन का बैटरी जब चार्ज करते हो तो 100% चार्ज होता है. यस, होता है 100% चार्ज. जब यूज करते हो तो 100% डिस्चार्ज होता है. यस, होता है. तो एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज आल्सो द सेम. ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज होते वक्त 100% हो गया और डिस्चार्ज होते वक्त हमारा जो
फोन है वो 20% ही डिस्चार्ज हो रहा है, 30% ही डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा रहता तो फिर चार्जिंग करते ही क्यों, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज रहता ही। तो बेसिकली तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चार्जिंग and energy dissipated during discharging is the same. So they bear a ratio of 1:1. Simple question tha, extremely simple question. Okay, all right, so it is okay for us to stop 5 minutes earlier today, so we'll stop for today.